हाँ जी दोस्तों, तो तीन खूबसूरत सेक्शन और हैं जो कि फंक्शनरीज से रिलेटेड हैं, उसको और देख लेते हैं, तब जाके हमारा ये पावर एंड फंक्शनरीज वाला जो पूरा एरिया है वो समाप्त हो जाएगा। तीन सेक्शन कौन कौन से हैं? सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 18 और सेक्शन नंबर 19। अब पहले तो इस वर्ड को समझते हैं कि फंक्शनरीज का मतलब क्या होता है। तो फंक्शनरीज का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन को जो व्यक्ति परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं फंक्शनरीज। सिंपल सी बात समझ में आई। मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि एक मैनेजर है, ठीक, मैनेजर फाइनेंस है लेट से, और ये मैनेजर फाइनेंस का काम है बैलेंस शीट को कंपाइल करना। तो ये मैनेजर फाइनेंस जो होगा ये यहां पे कौन होगा? सपोज कीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर ए। तो ये मैनेजर फाइनेंस जो काम कर रहे हैं बैलेंस शीट को कंपाइल करने का, ये कौन कर रहा है? फिलहाल मिस्टर ए। तो मिस्टर ए इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है जो कि मैनेजर फाइनेंस को दिया गया। कल को मिस्टर ए चला जाएगा और यहां पे कौन आ जाएगा? मिस्टर बी आ जाएगा। तो फंक्शनरी कौन होगा? मिस्टर बी होगा, जिसको कि ये काम करना होगा। जो भी उस पोस्ट के अंदर अपॉइंट होगा, उस पोस्ट का जो भी फंक्शन होगा वो कौन परफॉर्म करेगा? जो भी उस पोस्ट पे अपॉइंट किया जाएगा, विच इज सिंपली कॉल्ड फंक्शनरीज। ठीक है, तो फंक्शनरीज का मतलब ये एक एग्जांपल था। किसी भी पद पे, किसी भी पोस्ट पे जो व्यक्ति बैठा है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर है, ये क्या है? चीफ मिनिस्टर जो फिलहाल बना हुआ है, लेट्स सपोज कोई भी पर्सन है, लेट्स सपोज ए के, तो ये जो चीफ मिनिस्टर है फिलहाल, तो इनके पास कुछ ना कुछ फंक्शन है परफॉर्म करने को। आज ये है, कल को सपोज करो कोई और चीफ मिनिस्टर इसकी जगह पे आ गए जिनका नाम है आर के। तो ये जो चीफ मिनिस्टर यहां पे दूसरा रिप्लेस हो गया, तो वो जो काम होगा जो पहले ए के किया करते थे, वो काम अब कौन करेगा? ऑब्वियसली आर के करेगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि फंक्शनरीज जो है वो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन जो पोस्ट होती है और जो पोस्ट के काम होते हैं, पोस्ट के कर्तव्य होते हैं, पोस्ट के फंक्शंस होते हैं, वो वही रह जाते हैं। ठीक, अब इसको आप यहां सेक्शन 17 से कैसे रिलेट करना है कि कभी भी कहा जा रहा है यहां पे कि कोई भी एक्ट अगर कोई भी आपको पावर देता है या कोई भी आपके ऊपर ड्यूटीज लगाता है, कोई भी ऑब्लिगेशंस लगाता है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो फंक्शनरीज के ऊपर नहीं करता, वो करता है उस पोस्ट के ऊपर, उस पद के ऊपर, उस अथॉरिटी के ऊपर। अब अगर कोई एके है तो उसको मान के चलना होगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एके के ऊपर है। एक बार एके चला गया, उसकी जगह पे अगर आरके आ गया, तो माना जाएगा कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब किसके ऊपर है? आरके के ऊपर है। मतलब कि जो फंक्शनरीज होते हैं, चाहे एके हो चाहे आरके हो चाहे उसके बाद और कोई आएगा, इनका सब्स्टिट्यूशन होता रहता है। मतलब ये लोग बदलते रहते हैं, जो भी पोस्ट होती है किसी भी जगह की, वो सब्स्टिट्यूशन में रहती है। ठीक है ना? मतलब वो चीज जो पोस्ट होगी वो बदलती रहती है रेगुलर बेसिस पे। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन बस वो पोस्ट रह जाती है। ठीक, चलिए अब देखते हैं सेक्शन नंबर 17 एक्चुअल में लॉफुली क्या कहना चाह रहा है। तो कह रहा है क्या? इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, common C line, it shall be sufficient for the purpose of indicating the application of law to every person or number of persons for time being executing the functions of an office, to mention the official title of the officer at present executing the functions or that of the officer by whom the functions are commonly executed। मतलब कि कोई भी ऑफिस है, जैसे कि मैं कह लूं सीएम ऑफिस है या मैं कह लूं पीएम ऑफिस है, तो पीएम ऑफिस के अंदर जो भी लोग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं पीएम के, ऑब्वियस सी बात है पीएम ही होगा, या सीएम के तो ऑब्वियस सी बात है सीएम ही होगा, या ऑब्वियस सी बात है मैनेजर फाइनेंस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टर ही होगा, कुछ भी हो। ठीक है ना? तो जो भी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर ही हमारा जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। मतलब उस पर्सन के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। जैसे कि आज के टाइम पे एके होगा, तो जो भी लॉ होगा इस ऑफिस का वो एके के ऊपर एप्लीकेबल होगा। एक बार एके सब्स्टिट्यूट होके आरके आ गया, तो वो लॉ जो होगा वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? आरके के ऊपर एप्लीकेबल होगा। एक बार दोबारा से रीड मार लेते हैं। कह रहा है कोई भी सेंट्रल एक्ट हो या रेगुलेशन हो जो कि बना है इस एक्ट के बनने के बाद, इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, किसके ऊपर? टू एवरी पर्सन या फिर नंबर ऑफ पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें अगर कई सारे लोग होंगे तो सभी के ऊपर इंपोज हो जाएगा। फॉर टाइम बीइंग एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन, जो कि फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कौन से फंक्शंस को? ऑफ एन ऑफिस, टू मेंशन द ऑफिशियल टाइटल ऑफ द ऑफिसर, मतलब डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, जो भी नाम हो, at present executing the functions or that of the officer by whom the functions are commonly executed, मतलब वो भी ऑफिसर जिसके ऊपर कॉमनली मान लो कि नॉर्मली वही उस फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, तो उसी ऑफिसर्स के ऊपर जो हमारा लॉ है वो अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज का कि फंक्शनरीज चेंज होते रहते हैं और जो भी फंक्शनरीज होंगे उनके ऊपर लॉ एप्लीकेबल होता है, ना कि उस पोजीशन के ऊपर या उस ऑफिस के ऊपर जिस ऑफिस में वो फंक्शन प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, चलिए इसका जो सबसेक्शन नंबर 2 आता है वो क्या कह रहा है कि ये सेक्शन जो होगा वो अप्लाई होगा सभी सेंट्रल एक्ट्स को जो कि बने होंगे आफ्टर 3rd डे ऑफ जनवरी 1868। आपको पता है पुराना वाला टीजीसीए है ये। एंड टू ऑल रेगुलेशंस मेड ऑन और आफ्टर द 14th डे ऑफ जनवरी 1887। तो 1887 ये भी आपका प्रीवियस वाला है, जिन दोनों को मर्ज करके 1897 बनाया गया था। तो सिंपली आप समझ सकते हो कि यहां पे कहा गया कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मतलब 1897 कि 1897 के बाद के सभी एक्ट्स के ऊपर ये सेक्शन नंबर 17 एप्लीकेबल होगा। लेकिन सब सेक्शन नंबर 2 में उसने बता दिया कि भाई साहब 1868 के बाद पे भी होगा और 1887 के बाद पे भी होगा। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि 1868 के बाद के जितने भी आपके सेंट्रल एक्ट्स और रेगुलेशंस होंगे उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा सेक्शन नंबर 17। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है इसी सेक्शन के अंदर वो आता है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सक्सेसर्स की। अब ये सक्सेसर्स क्या होते हैं? तो सक्सेसर का मतलब क्या है कि सपोज करो कि एक अथॉरिटी, आप सक्सेसर को आप दो तरीके से ट्रीट कर सकते हो। यहां पे जो बताना चाहूंगा उसी से आपको ट्रीट करना है और इसके ऊपर आपकी केस स्टडी भी दी हुई है जो कि आप पढ़ोगे जब हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो सक्सेसर को आपको इस तरीके से लेके चलना है कि सपोज करो कि एक अथॉरिटी है, ठीक है, एक अथॉरिटी बनाई गई लेट से एक लॉ को क्रिएट करने के लिए, लॉ को क्रिएट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई। ठीक, अब इस अथॉरिटी ने इस लॉ को क्रिएट कर दिया, लॉ को फॉर्म कर दिया, लॉ को एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रेजेंट कर दिया कि भाई साहब इस तरीके का लॉ हमारा होना चाहिए। इस अथॉरिटी ने काम कर दिया। अब इस अथॉरिटी के बाद जो भी इसके ऊपर काम करेगा वो क्या कहलाएगा? इसका सक्सेसर। मतलब क्या हुआ कि किसी अथॉरिटी ने अगर कोई काम किया है और लेट से वो अधूरा है, उसको भी पूरा करना है, तो इस अथॉरिटी की जगह पे जो भी अथॉरिटी फिर कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी या जो भी अथॉरिटी बिठाई जाएगी वो उस पेंडिंग काम को कंप्लीट करेगी। ये आपको मान के चलना है। ठीक है, एक बार और रिलेट कर रहा हूं कि कोई भी अथॉरिटी ने अगर कोई काम को किया और उस अथॉरिटी का पेंडिंग काम, ऑब्वियस सी बात है उस प्लेस में जो भी अथॉरिटी या जो भी ऑफिस आएगा वो उस पेंडिंग काम को कंटिन्यू करेगा जितने भी ये अथॉरिटी छोड़ के गई होगी। तो इसको आप बेसिकली ट्रीट करते हो एज अ सक्सेसर। इस सक्सेसर को कई जगह पे मैंने देखा है, ये बताया जा रहा है कि इसको आपको ऐसे देख के चलना है कि एक पेरेंट मतलब एक कोई फादर है और फादर के बाद उसी काम को कंप्लीट करेगा कौन? उसका सन, तो वो सक्सेसर है ना। यहां इस टाइप की सक्सेसर की बात नहीं की जा रही है, सक्सेसर की बात की जा रही है यहां पे इन टर्म्स ऑफ ऑफिस, इन टर्म्स ऑफ ऑफिस, इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेशन, इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो सक्सेसर जो होगा वो अच्छा, जो नेक्स्ट सक्सेसर अथॉरिटी होगी वो कब काम करेगी, कब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इसी पर्टिकुलर पेंडिंग वर्क को उसको कंप्लीट करना है या उसको आगे लेके जाना है, नेक्स्ट अथॉरिटी तक पहुंचाना है लेट से। तो ऐसा तभी होगा जब जो पुरानी अथॉरिटी थी और इसकी जगह पे जो भी नई अथॉरिटी क्रिएट की गई है उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, एक रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। और अगर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो माना जाएगा कि ये आपका सक्सेसर में कवर हो गया है। अब इसकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक बार लेके चलूंगा अभी के अभी कि क्या केस स्टडी है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको रेट कर पाओगे। रीजन बीइंग क्योंकि यहां पे जहां पे प्रोविजन दिया गया है वहां पे इसका कोई एग्जांपल मेंशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार लॉ पढ़ लेते हैं, फिर इसको एक बार रिलेट करेंगे आपके केस स्टडी से। तो क्या जा रहा है? इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग द रिलेशन ऑफ द लॉ टू द सक्सेसर। जो रिलेशन ऑफ लॉ होगा वो किसके ऊपर लगाया जाएगा? सक्सेसर के ऊपर लगाया जाएगा। ऑफ एनी फंक्शनरीज और ऑफ कॉर्पोरेशन हैविंग परपेचुअल सक्सेशन टू एक्सप्रेस इट रिलेशन टू दी फंक्शनरी और कॉर्पोरेशन। तो ऑब्वियस बात है जो हमारा लॉ होगा वो एप्लीकेबल होगा किसके ऊपर? सक्सेसर्स के ऊपर। किसका सक्सेसर है? किसी भी फंक्शनरीज का सक्सेसर है। मतलब कि कोई फंक्शनरी कोई काम को कर रही थी और वो फंक्शनरी चली गई, उसकी जगह पे जो भी फंक्शनरी आई है, कॉन्स्टिट्यूट की गई है, बनाई गई है, वो फंक्शनरी क्या कहलाएगी? सक्सेसर कहलाएगी। और वो जो लॉ पहले उस फंक्शनरी के ऊपर लग रहा था वो लगेगा उस सक्सेसर के ऊपर। कहीं ना कहीं आप ऊपर वाले से रिलेट करोगे तो मिलता जुलता है, लेकिन आपको इसकी क्लैरिटी भी पता लगेगी जब हम देखेंगे इसके इलस्ट्रेशन को। नाउ दूसरा पॉइंट और देख लेते हैं। कह रहा दिस सेक्शन शैल अप्लाई आल्सो अप्लाई टू ऑल सेंट्रल एक्ट्स मेड आफ्टर द 3rd डे ऑफ जनवरी 1868। आपको पता है प्रीवियस वाली बात आ गई। और ऑन और आफ्टर 14th डे ऑफ जनवरी 1887। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि 1868 के बाद के सभी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशंस के ऊपर सेक्शन नंबर 18 जैसे कि सेक्शन नंबर 17 एप्लीकेबल था वैसे सेक्शन नंबर 18 एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको ढूंढते हैं जरा।
इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है आपको ये समझाने के लिए, ये समझने के लिए। एक मिनट के लिए जरा मैं इसको ब्रेक ले रहा हूं। इसका जो एग्जाम्पल है वो केस स्टडी में है। ओके सॉरी, मैंने केस स्टडी में पहुंच गए हम, लेकिन इसी के एंड में जो नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है उसके बाद इसके केस स्टडी को यहां पे क्लियर किया गया है। चलिए, तो ये अभी हम नेक्स्ट सेक्शन को बाद में देखेंगे। अभी हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 18 और इसके एग्जांपल को देख रहे हैं, तो ये 19 को आपको इग्नोर करना है और इसके बाद इसका एग्जांपल जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। देखिए क्या केस स्टडी दी हुई है। कह रहा है इन केजी कृष्णैया वर्सेस स्टेट ARN 1959 इट वाज हेल्ड दैट इट इज नॉट एसेंशियल द सेम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दैट इनिशिएटेड अ स्कीम अंडर द रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950 शुड ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड। मतलब क्या हुआ कि एक अथॉरिटी ने अगर किसी स्कीम को इनिशिएट कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस अथॉरिटी ने इनिशिएट कर दिया वही उसको इंप्लीमेंट भी करेगा। इट इज ओपन टू द सक्सेसर अथॉरिटी टू इंप्लीमेंट और कंटिन्यू दी सेम। मतलब कि कोई एक अथॉरिटी बनाई गई, उस अथॉरिटी ने कोई स्कीम लॉन्च कर दिया, ठीक है ना। वो स्कीम लेट से पब्लिक के लिए है, किसी के लिए वेलफेयर के लिए, किसी भी पर्पस के लिए कोई स्कीम लॉन्च कर दिया किसी अथॉरिटी ने, और उसके बाद अगर वो अथॉरिटी नहीं रही तो उसकी जगह पे जो भी सक्सेसर अथॉरिटी होगी, सक्सेसर अथॉरिटी का मतलब कि ये अथॉरिटी अगर हमने खत्म कर दी तो इसकी जगह पे हमने दूसरी अथॉरिटी लेके आए होंगे। जैसे कि आपका MSME के अंदर था, तो MSME का जो पहले एक रजिस्ट्रेशन था उसको एक तरीके से रोकते हुए उसकी जगह पे आपका दूसरा इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो उस केस में क्या होगा कि आपका MSME एक्ट के अंदर ही है, लेकिन जो आपके सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं उसके नाम को बदल दिया गया है। तो जो पुरानी अथॉरिटी थी उसने अगर कोई काम किए, कोई रजिस्ट्रेशन किए है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको भी कंटिन्यू करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? आपकी नई वाली अथॉरिटी की, ठीक है ना। पुरानी अथॉरिटी से उसका कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। अब इसके ऊपर आप कहो तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रियल लाइव एग्जांपल, और उसके लिए मेरे को एक छोटा सा यहां पे लेना पड़ेगा ब्रेक। मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूं कि अगर कोई अथॉरिटी ने किसी काम को, किसी स्कीम को इनिशिएट कर दिया है तो ये जरूरी नहीं है कि वो इंप्लीमेंट करे। अगर वो अथॉरिटी होगी एग्जिस्टेंस में तो इंप्लीमेंट करेगी, लेकिन अगर सक्सेसर अथॉरिटी आ जाती है तो उस अथॉरिटी का काम है उसको इंप्लीमेंट करना या फिर कंटिन्यू करना। एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूं। Similarly, in case under the Preventive Detention Act, where there is a change in the advisory board after the service of detention orders, detention order आ गया, उसके बाद अगर advisory board ही हमारी बदल गई, चेंज हो गई, तो उस केस में जो भी नई advisory board होगी वो कंसीडर करेगी पेंडिंग केसेस को जो भी पुराने अर्लियर बोर्ड के द्वारा छोड़ के गए होंगे। मतलब कि पहले एक एडवाइजरी बोर्ड थी, उसने डिटेंशन ऑर्डर निकाल दिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर उसने डिटेंशन ऑर्डर निकाल दिया, लेकिन उसके बाद वो एडवाइजरी बोर्ड जो है वो चेंज होगी, उसकी जगह नई एडवाइजरी बोर्ड आ गई। तो क्या जो नई एडवाइजरी बोर्ड आ गई है वो पुरानी वाली एडवाइजरी बोर्ड के जो भी पेंडिंग काम होंगे, पेंडिंग डिटेंशन ऑर्डर होंगे, क्या उसके ऊपर काम नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो इसी को कहते हैं हम सक्सेसर, ठीक है। तो सक्सेसर थोड़ा ब्रॉड है, यहाँ पे अथॉरिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे एक तरीके से आपका बोर्ड चेंज हो रहा है पूरा का पूरा। लेकिन जब हम पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 17 के अंदर, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे अथॉरिटी चेंज नहीं हो रहा है, वहां पे फंक्शनरीज सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हो, ये थोड़ा सा उससे और ब्रॉड लेवल पे बात हो रहा है, पूरा ऑफिस, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। एक ऐसा एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा जिज्ञासित हूं उसके लिए, तो एक सेकंड के लिए जरा मैं ब्रेक लूंगा। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया MSME का एग्जाम्पल दिया था, तो उसी चीज को आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा ये ब्रेक लिया गया था। देखिए जरा, अगर आपको पता होगा MSME के रजिस्ट्रेशन के बारे में, आपने सुना होगा भी, आजकल काफी ट्रेंड में भी चल रहा है कि MSME के अंदर रजिस्ट्रेशन करा के उसके थ्रू लोन वगैरह लोग ले रहे हैं। MSME को मतलब लोन
इजिली प्रोवाइड करने के ऊपर काफी सारी चीजें गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, उन बातों पे हम नहीं जा रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि पहले अगर एमएसएमई एक्ट जो था, जो आपका एमएसएमई एक्ट था, वो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता था अंडर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, उसको कहा जाता था उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। और अब एमएसएमई एक्ट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन आता है उसको कहा जाता है उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन, मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले जो ये एक अथॉरिटी थी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन की, वो अब चेंज हो गई। जैसे कि अब उद्यम रजिस्ट्रेशन करके आप देख रहे हैं, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन अब आ गया, पहले उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन था। लेकिन क्या अगर उद्योग की जगह पे उद्यम आ गया तो क्या इसका मतलब उद्योग वाली जितनी चीजें थी या जितने लोग इसमें रजिस्टर्ड थे वो क्या खत्म हो जाएंगे, या जो ये स्कीम चल रही थी वो क्या स्कीम जीरो हो जाएगी, उसकी इंप्लीमेंटेशन यहां पे नहीं होगी क्या इसके अंदर? तो बिल्कुल होगी। ये जो नया सक्सेसर अथॉरिटी यहां पे आया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुरानी अथॉरिटी की भी जो स्कीम है उसको भी इंप्लीमेंट करे, या अगर इंप्लीमेंट हो रखा है तो उसको कंटिन्यू करे। बाकी आपको जो नई चीजें करनी है वो आप करो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी चीज को अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या कहा जाता है, अपडेट उद्योग आधार। ये अभी भी है, ऑल्दो हम हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर, लेकिन अपडेट करने का आपके पास ऑप्शन अभी भी है कि आप अगर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन को अपडेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, उद्यम को करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर न्यू एंटरप्रेन्योर है हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो उद्यम के अंदर ही जाएगा, मतलब जो नया आपका अथॉरिटी है। लेकिन दोज ऑलरेडी हैव रजिस्ट्रेशन एज EM2 और UAM, मतलब उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन जो था आपका, उसके अंदर अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर है तो उसको उद्यम में कहा गया कि भाई साहब तुम आके ना री रजिस्टर कराओ, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो और प्रोवाइड कर दो, बात खत्म हो जाएगी। पर इसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती है, तो इसको आप आराम से रिलेट कर सकते हो एज अ सक्सेसर कि उद्योग जो था वो आपका पुराना था और उसकी जगह पे जो नया अथॉरिटी आई दैट इज उद्यम, दिस इज द सक्सेसर ऑफ उद्योग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे को रिलेट करना था। अगर आपको प्रैक्टिकली इसके बारे में पता हो तो आप इसको ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए होगे, अदरवाइज भी मेरे एग्जांपल से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से अथॉरिटीज बदलती रहती हैं, लेकिन जो भी नई अथॉरिटीज आती हैं वो नया काम तो करेगी, लेकिन पुराने वाले को जीरो नहीं करेगी, उसको भी वो कंटिन्यूएशन में रखेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन देखते हैं इस एरिया का, सेक्शन नंबर 90, जो कि बात करता है ऑफिशियल चीफ एंड सबऑर्डिनेट्स। ऑफिशियल चीफ्स एंड सबऑर्डिनेट्स का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि यहां पे लॉ कहता है कि भाई साहब अगर कोई ऑफिशियल पर्सन है, मतलब इसको आप ऐसे ले सकते हो कि एक मेन पर्सन है और एक उसका सबऑर्डिनेट है, तो अगर कोई लॉ जो है वो मेन पर्सन पे एप्लीकेबल होता है तो वो जो लॉ होगा वो उसके सबऑर्डिनेट्स पे भी एप्लीकेबल होगा, अगर वो जो ड्यूटीज थी वो सारा परफॉर्म किया गया है सबऑर्डिनेट्स के द्वारा। मतलब कि अगर कोई ड्यूटी ऐसा है जो कि मेन ऑफिशियल चीफ को परफॉर्म करना था, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन ये ड्यूटीज को परफॉर्म किया गया उसके किसी सबऑर्डिनेट्स के द्वारा, तो जो भी लॉ इस मेन आपके ऑफिशियल चीफ के ऊपर लगता था वो लॉ माना जाएगा कि इसके ऊपर लगेगा। तो यहां पे सबऑर्डिनेट्स भी एक वर्ड है और दूसरा एक वर्ड आता है आपका डेप्यूटीज। अब डेप्यूटीज को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि कंपनीज एक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है अल्टरनेट डायरेक्टर का। अल्टरनेट डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जब कोई एक डायरेक्टर होता है और वो चला जाता है इंडिया से बाहर, या फिर वो गायब हो जाता है, मतलब वो कुछ समय के लिए एज अ डायरेक्टरशिप को हटना चाहता है, उससे वो रिलीव लेना चाहता है, वो इंडिया के बाहर जाना चाहता है, कोई और काम करना चाहता है, व्हाटएवर, तो उस केस में आपने देखा हुआ है कि उसकी जगह पे एक अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, जो कि डायरेक्टर रहेगा जब तक ये वापस ना आ जाए, और एक बार ये वापस आ गया तो माना जाता है कि जो वापस आ गया वही अपना डायरेक्टर हो गया और इसकी डायरेक्टरशिप यहां पे खत्म हो जाएगी अल्टरनेट डायरेक्टर की। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये अल्टरनेट डायरेक्टर आया एक तरीके का क्या है, डिप्यूटीज है। डिप्यूटीज मतलब कि ये जगह और इसकी जगह पे ये गया और इसकी जगह पे किसी को डिप्यूट कर दिया गया कि भाई तत्कालीन फिलहाल टाइम बीइंग पर्पस के लिए आप इसके काम को देख लो। ठीक, तो क्या इसके ऊपर जो भी डायरेक्टर्स की रूल्स ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एप्लीकेबल नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो सिंपल सी बात यहां पे ये कह रहा है सेक्शन नंबर 19 कि कोई भी ऑफिशियल चीफ का काम अगर उसका सबऑर्डिनेट या उसका डिप्यूटी कर रहा है, कोई भी काम कोई भी ड्यूटी की परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उस केस में जो भी लॉ लगेगा इस ऑफिशियल चीफ के ऊपर, वही लॉ जो होगा वो इंप्लीमेंट अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, इस सबऑर्डिनेट्स या डेप्यूटीज के ऊपर भी, एज सिंपल एज दैट। ये आपने वैसे भी देखा है प्रिंसिपल एजेंट के सिनेरियो में भी कि भैया प्रिंसिपल काम करता है लेकिन इसकी जगह पे सपोज अगर एजेंट परफॉर्म कर रहा है तो जो भी रूल्स प्रिंसिपल के ऊपर लगते हैं वो सारा का सारा माना जाएगा कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, एजेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ऐसा आपने देखा है प्रिंसिपल एजेंट के केस में, मतलब एजेंसी के चैप्टर के अंदर। ठीक, चलिए सेक्शन 9 को एक बार देखते हैं। कह रहा है लॉ रिलेटिव टू द चीफ और सुपीरियर, चीफ कह लो सुपीरियर कह लो एक बात है, ऑफ एन ऑफिस शैल अप्लाई, मतलब लॉ अगर है किसी के ऊपर जो कि लगता है चीफ और सुपीरियर के ऊपर, वो अप्लाई होगा
टू दी डेप्यूटीज और सबऑर्डिनेट्स एज द केस में भी, सबऑर्डिनेट्स भी हो सकता है और उसकी जगह पर अगर किसी और को डिप्यूट किया गया तो डेप्यूटीज भी कहा जाएगा। लॉफुली परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ दैट ऑफिस इन द प्लेस ऑफ देयर सुपीरियर, मतलब उसके सुपीरियर की जगह पे कोई और लॉफुली ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है तो वो लॉ उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। टू प्रिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ द सुपीरियर, जो भी ड्यूटी थी सुपीरियर की उसको कंप्लीट करने के लिए कोई ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है, अगर कोई और सबऑर्डिनेट्स कोई और डिप्यूटीज, तो उसके ऊपर भी वो लॉ जो होगा वो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ये एक पार्ट यहां पे ब्रेक हुआ, लेकिन इससे पहले आप एक एग्जांपल और देखो। जैसे कि आपको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो अपने मल्टीपल जगहों पे ऑफिस को ओपन अप कर सकते हैं, ठीक है ना, और हर जगह पे वो एक सीए को डेजिग्नेट करेंगे वहां पे जो कि उनके बिहाफ पे काम करेगा, अदर देन सीए नहीं कर सकता, ऐसा सीए एक्ट वगैरह कहता है। जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा इसके बारे में, ठीक है। अब अगर सपोज करो किसी सीए के बिहाफ पे किसी और को, जिस सीए को डिप्यूट किया गया था, वो ऑडिट का काम करता है, ठीक है ना, वो ऑडिट करता है, वो साइनिंग करता है वगैरह वगैरह, कोई भी चीज करता है, तो क्या कंपनीज एक्ट के जो ऑडिट के रूल हैं या जो आपका ऑडिटिंग के रूल्स हैं या जो भी लॉज हैं जो कि एक सीए के ऊपर लगता है ड्यूरिंग परफॉर्मिंग एन ऑडिट और साइनिंग ऑफ बैलेंस शीट, वो क्या इस सीए, मतलब ये यहाँ पे एक तरीके का डिप्यूटी है जो कि इसने डिप्यूट किया किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो क्या ये इस चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, और उसी तरीके से एप्लीकेबल होगा जैसे कि इसने काम किया हो। मतलब वो लॉ जो इसके ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल होता, वो एज इट इज तरीके से डिप्यूटीज या सबऑर्डिनेट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 19 सेज। आगे बढ़ते हैं। दिस सेक्शन अप्लाइज टू ऑल सेंट्रल एक्ट्स, ये नहीं है यहां पे, ये यहां पे नहीं है, ये मिसप्रिंटिंग चल रही है। तो दिस सेक्शन अप्लाइज टू ऑल सेंट्रल एक्ट्स मेड आफ्टर द 3rd day of January 1868 एंड to all the regulations made on or after the 14th day of January 1881 नहीं है, ये आपको पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1887, आप पढ़ते आ रहे हो, तो ये काफी हद तक मतलब खत्म होने पे आ चुका है, तो आपको ये चीज पता लग गई है कि यहाँ पे बात जो की जाती है वो की जाती है 1868 वाले की और दूसरी की जाती है 1887 वाले की, जिसको मर्ज करके बनाया गया था आपका 1897, जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो ये कहा गया कि ये भी जो सेक्शन है, जैसे हमने और सेक्शनों में भी देखा, वैसे ये भी जो सेक्शन है वो अप्लाई होगा उन सभी सेंट्रल एक्ट्स और रेगुलेशंस के ऊपर जो कि आए हैं 1868 के बाद या फिर 1887 के बाद। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि 1868 के बाद के सभी सेंट्रल एक्ट्स के ऊपर ये सेक्शन हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा 1868 के बाद के, ठीक है। सभी सेक्शन, सभी सेंट्रल एक्ट्स के ऊपर हमारा सेक्शन नंबर 19 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनरीज, जहां पर हमने देखा फंक्शनरीज को। तो कुल मिलाकर आप देखोगे तीनों जगह पे ये देखा गया है कि काम कौन कर रहा है, भाई साहब ये बताओ, जो काम कर रहा है उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि हमने पहला पॉइंट देखा, उसके अंदर देखा कि भाई साहब ऑफिस जो है सीएम ऑफिस है, तो सीएम ऑफिस में ये देखो कि काम कौन कर रहा है, सीएम की पोस्ट पे कौन बैठा है, उसके ऊपर लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे में हमने देखा सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब अथॉरिटी कौन है वहां पर अथॉरिटी आ गई, कौन सी बोर्ड रिप्लेस कर दी गई, पुरानी वाली खत्म हो गई, नया सक्सेसर आ गया, तो उस केस में उस सक्सेसर के ऊपर सारे के सारे लॉ जो होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। और तीसरा देखा हमने कि ऐसा कई बार सबऑर्डिनेट्स या डिप्यूटीज के केस में भी होता है कि जो मेन सुपीरियर पर्सन होता है ऑफिस का वो नहीं रहता, उसकी जगह पे उसके बिहाफ पे कोई और व्यक्ति काम कर रहा होता है, तो जो भी व्यक्ति काम कर रहा होगा ऑब्वियसली बात है सारे के सारे लॉ उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे जो कि एक्चुअल में ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, और ऑब्वियसली दैट परफॉर्मेंस मस्ट बी लॉफुली, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 17, 18 एंड 19। ये फंक्शनरी वाला पार्ट आपका और कंप्लीट हुआ। कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि पावर एंड फंक्शनरीज वाली जो पूरी हेडिंग थी वो आपकी यहां पे आके समाप्त हो जाती है। अगले पार्ट्स, अगले सिनेरियो, अगली चीजों को देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।